अपने 9.5 साल के कार्यकाल का पूरा हिसाब प्रधानमंत्री मोदी ने दिया है। प्रधानमंत्री ने साथ ही विपक्ष से हिसाब भी मांगा है। बिल्कुल, विपक्ष ने न केवल हिसाब मांगा बल्कि 3 बड़े जो उन्होंने हमले किए, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और परिवारवाद, उसको लेकर भी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। 2024 से आगे के रोड मैप उन्होंने आज अपने भाषण में बताए और कह दिया कि अगले साल लाल किले पर तिरंगा लहराने फिर आऊंगा। यानी वो कह चुके हैं कि 2024 का चुनाव मैं ही जीतने जा रहा हूं। आइए देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 77वें स्वतंत्रता दिवस पर क्या कुछ 10 बड़े ऐलान किए हैं। देखिए, पहला ऐलान तो उनका यही है कि परिवारवाद, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण, तीनों बुराइयों को खत्म करना है। और दूसरा ऐलान जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, आपने सरकार फॉर्म की और अब मोदी में रिफॉर्म करने की हिम्मत आई। तीसरी बड़ी बात जो कही प्रधानमंत्री मोदी ने वो ये मोदी है, समय से पहले नई संसद बनाकर हमने रख दी। जी हां, चौथी बड़ी बात, नया भारत न थकता है न रुकता है, नया भारत न हारता है न हारता है। पांचवी बड़ी बात जो कही उन्होंने, सपने भी देखता हूं तो आपके पसीने बहाता हूं तो आपके लिए बहाता हूं। छठवीं बड़ी बात जो प्रधानमंत्री मोदी ने कही, 13.5 करोड़ गरीब मिडिल क्लास बन गए और ये एक बड़ी उपलब्धि है। गेंद हमारे पाले में है, मौका अभी है, अवसर है। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं इस वक्त। डॉक्टर सैयद जफर इस्लाम साहब जुड़ रहे हैं हमारे साथ, बीजेपी के प्रवक्ता, और साथ ही हमारे साथ अतुल पाटिल जी जुड़ रहे हैं। लेकिन मैं आप दोनों खास मेहमानों के पास आऊंगी। आपको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन बड़ी बातें प्रधानमंत्री मोदी की बताना, आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। लाल किले के प्राचीर से कविता के जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने सरकार की नीति और नीयत की बात रखी है। चलता चलाता काल चक्र, अमृत काल का भाल चक्र, सबके सपने अपने सपने, सबके सपने अपने सपने, पनपे सपने सारे, सबके सपने अपने सपने, पनपे सपने सारे। धीर चले वीर चले, धीर चले वीर चले, चले युवा हमारे। धीर चले वीर चले, चले युवा हमारे। नीति सही रीति नहीं, नीति सही रीति नहीं, गति सही राह नहीं, गति सही राय नहीं। चुनो चुनौती सीना तान, चुनौती सीना तान, जग में बढ़ाओ देश का नाम। चुनौती सीना तान, जग में बढ़ाओ देश का नाम। तो देखिए, इस कविता के अलावा प्रधानमंत्री ने बहुत सारी बड़ी बातें कही हैं। महंगाई का उन्होंने स्पेसिफिकली जिक्र किया। कल ही महंगाई के आंकड़े आए हैं और खुदरा महंगाई काफी बढ़ गई है। प्रधानमंत्री ने इस महंगाई का क्या कारण बताया है, आपको यह भी दिखाते हैं। आज दुनिया महंगाई के संकट से जूझ रही है। पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को महंगाई ने दबोच के रखा है। हम भी दुनिया से जिन सामान की जरूरत होती है लाते हैं, तो हमें सामान तो इंपोर्ट करते हैं। हमारा दुर्भाग्य है कि हमें महंगाई भी इंपोर्ट करनी पड़ती है, क्योंकि पूरी दुनिया को महंगाई ने जकड़ के रखा है। लेकिन मेरे प्यारे परिवारजनों, भारत ने महंगाई को नियंत्रित रखने के लिए भरसक प्रयास किए हैं। पिछले कालखंड की तुलना में हमें कुछ सफलता भी मिली है, लेकिन इतने से संतोष नहीं मान सकते। दुनिया से हमारी चीजें अच्छी है, इतने बात से हम सोच नहीं सकते। मुझे तो मेरे देशवासियों को महंगाई की बोझ कम से कम हो, इस दिशा में और भी कदम उठाने हैं और हम उस कदम को उठा के रहेंगे। मेरा प्रयास निरंतर जारी रहेगा। चलिए, 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतुल लोंढे पाटिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, और जफर इस्लाम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अतुल जी, मैं आपके पास आ रही हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा
कि ये मोदी का कमिटमेंट है, ये मोदी का संकल्प है कि जो बुराई है परिवारवाद, उससे मुक्ति दिलाना है। इस पर आप क्या कहेंगे? निधि जी, सबसे पहले तो पूरे देशवासियों को, आपको, आपकी पूरी टीवी9 भारतवर्ष की टीम को मेरी तरफ से और मेरे पार्टी की तरफ से 77वें स्वतंत्रता दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जफर भाई को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, खोखले वादे, खोखली बातें देश के प्रधान को हासिल किया स्वाद ठीक नहीं लगता। भाई कुछ दिक्कत है अतुल भाई, कुछ आई थिंक कनेक्शन में दिक्कत है। आप इंटरनेट के थ्रू जुड़े हैं मेरे साथ, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपकी बात क्लियर नहीं आ रही है। पीसीआर प्लीज उनको थ्रू कीजिए। तब तक जफर इस्लाम से बात कर लेते हैं। तो जफर इस्लाम, मतलब सारी महंगाई जो देश में है वो इंपोर्टेड है, देश में आपकी सरकार के ऊपर इसका कोई जिम्मा नहीं। देखिए, पहले तो मैं पूरे देशवासियों को, आपको, सभी लोगों को, अतुल भाई को, सबको इंडिपेंडेंस डे की शुभकामनाएं। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि देखिए, जो सप्लाई चेन है वो पूरी दुनिया में अलग अलग देशों से चीज़ें आती हैं, एक जगह हर चीज़ नहीं बनती है। इंडिया में हर चीज़ नहीं होती है। अब पेट्रोल है फॉर इंस्टेंस, या फिर यूरिया है, बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो बाहर से आती हैं। और जब ये वॉर हुआ रशिया और यूक्रेन का, उस पर सप्लाई चेन बंद हो गया, तो उसकी वजह से सिर्फ हमारे देश में नहीं, पूरी दुनिया में जो है सप्लाई चेन के डिसरप्शन की वजह से जो है महंगाई बढ़ी थी। लेकिन आप देखिए, बाकी देशें जो है जूझ रही हैं, हमारे यहाँ जो है इन्फ्लेशन जो है कम होता जा रहा है। देश की चीजें जो देश में जो महंगाई दर कम होता जा रहा है, अपने आप में बहुत बड़ा। जफर भाई, कम होता जा रहा है। अभी आप तो बिजनेस बैकग्राउंड से आते हैं, कल ही तो आए आंकड़े, कितना शूट कर गई इन्फ्लेशन, आप कह रहे हैं कम होता जा रहा है। अरे भाई, आप ऐसे देखिए ना, आगे का डायरेक्शन भी दिया हुआ है आरबीआई ने। बाकी देशों के कंपैरिजन में बोल रहे हैं आप, बाकी देशों के कंपैरिजन में आप देखिए तो आपको लगेगा कि बाकी देश डबल डिजिट। आप इतने जानकार हैं, अगर इन्फ्लेशन पर उसे कम करने के लिए कदम उठाने भी तो सरकार की जिम्मेदारी है। नहीं, बिल्कुल सरकार, इसीलिए तो कह रहा हूं कि टेम्पररी कभी कभी क्या होता है, जैसे सीजनल फैक्टर की वजह से कभी बाढ़ आ जाए, उसकी वजह से कुछ चीजें जो है, खासकर फूड इन्फ्लेशन जो है बहुत तेजी से बढ़ जाता है, कभी कभी डिसरप्शन की वजह से बढ़ जाता है। लेकिन जो डायरेक्शन है वो आरबीआई के 9.5 साल के कार्यकाल में जफर इस्लाम साहब, लेकिन डंके की चोट पर जब प्रधानमंत्री मोदी लाल किले के प्राचीर पर कहते हैं कि हमारे पास महंगाई भी इंपोर्ट होकर आई है, तो 9.5 साल के कार्यकाल में महंगाई को कंट्रोल करने के लिए क्या किया गया? क्यों इस लेवल पर पहुंची है कि त्राहिमाम मचा हुआ है? जी नहीं, देखिए, एमपीसी आपने सुना होगा, एमपीसी कमेटी बनी थी, इसलिए बनी थी कि वो, और इसलिए बनी है इसलिए कि जो इन्फ्लेशन प्लस माइनस 2%, 4% प्लस माइनस 2% को मेंटेन करने के लिए क्या क्या पॉलिसी डिसीजन लेना चाहिए आरबीआई को, वो सरकार को, वो बराबर है, वो करती रहती है। इसीलिए आज इन्फ्लेशन जो है, आपको जो 9 साल का आंकड़ा उठाइए तो इन्फ्लेशन 5% से नीचे ही आएगा आपको। इसकी वजह है कि सरकार ने जिस तरह के फैसले लिए, उससे इन्फ्लेशन बराबर कंटेन किया। कभी कभी डिसरप्शन की वजह से, बाहर में कुछ सप्लाई चेन में डिसरप्शन है, उसकी वजह से हो जाता है कि महंगाई जो है बढ़ जाती है। लेकिन हमने कंट्रोल करके रखा। एक क्वार्टर का महंगाई दर नहीं देखना है, पूरे 9 साल का ही महंगाई दर देखिए, एवरेज निकाल के देखिए, आपको 4%। ठीक है जफर भाई, आप महंगाई पे आप कह रहे हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। मैं अतुल लोंढे पाटिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मुस्कुरा रहे हैं, उनके पास जाना चाहता हूं, लेकिन एक बाइट दिखाकर, और वो बाइट है भ्रष्टाचार पर। प्रधानमंत्री ने आज लाल किले की प्राचीर से भ्रष्टाचार को सबसे बड़ी चुनौती बताया है और कहा है कि भ्रष्टाचार ने देश को दीमक की तरह नोच लिया है। आपको दिखाते हैं क्या कहा उन्होंने। हमारे देश की सारी समस्याओं की जड़ में भ्रष्टाचार ने दीमक की तरह देश की सारी व्यवस्थाओं को, देश के सामर्थ्य को पूरी तरह नोच लिया है। भ्रष्टाचार से मुक्ति, भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग हर इकाई में, हर क्षेत्र में। और मैं देशवासियों, मेरे प्रिय परिवारजनों, ये मोदी के जीवन का कमिटमेंट है, ये मेरे व्यक्तित्व का एक कमिटमेंट है कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ता रहूंगा। दूसरा, हमारे देश को नोच लिया है परिवारवाद ने। इस परिवारवाद ने देश को जिस प्रकार से जकड़ के रखा है,
उसने देश के लोगों का हक छीना है। और तीसरी बुराई तुष्टीकरण की है। ये तुष्टीकरण में भी देश के मूलभूत चिंतन को, देश के सर्व समावेशक हमारे राष्ट्रीय चरित्र को दाग लगा दिए हैं, तहस नहस कर दिया है इन लोगों ने। और आपको बता दें कि जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर प्रहार किया है कि परिवारवाद की वजह से ये जो संकट है उस बुराई को दूर करना है। मैं अतुल जी आपके पास आ रही हूं क्योंकि आपकी बात पहले थोड़ी अधूरी रह गई टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से। आप अपनी बात कंटिन्यू करिए। प्रधानमंत्री मोदी का स्पष्ट कहना है कि ये 3 बुराइयां हैं, भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण, जो प्लीज पॉलिटिक्स होती है, इसे हमें खत्म करना है। ये हमारा संकल्प है, कमिटमेंट है। नहीं, ठीक है, मेरे ख्याल से मेरी बधाइयाँ सब तक पहुंच गई है, लेकिन फिर से एक बार मैं सबको स्वाधीनता दिन की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। गौरव जी आपको, निधि जी आपको, आपके सारी टीम को, सारे देश को और जफर भाई को भी। देखिए, बात प्रधानमंत्री जी करे तो ठीक नहीं लगता है, सिर्फ बात करे तो। बात पे अमली जमा पहुंचाना, अपने विचारों को अमली जमा पहुंचाना, ये प्रधानमंत्री का ही काम है, कोई बाहर से आके करेगा नहीं। और ये तो IMEN मैसेज वाले प्रधानमंत्री है, यहाँ तो कोई भाजपा नहीं है और दूसरा नेता कोई नहीं, अकेले मोदी जी है। तो आज वो ये संकल्प अगर करते लाल किले के प्राचीर से कि मैं किसी भी परिवारवादी पार्टी का साथ लूंगा नहीं, जो परिवारवादी पार्टियों के साथ मेरा संगठन है या मेरा अलायंस है या मेरा गठबंधन है, मैं उसे ये नहीं कहूंगा घमंडिया वगैरह वगैरह, ऐसी भाषा शोभा नहीं देती राजनीति में, तो वो उनसे मैं नाता आज से तोड़ दूंगा। ये लाल किले के प्राचीर से मैं मेरे देशवासियों को शब्द देता हूं। लालू यादव कहते हैं प्रधानमंत्री मोदी के भाषण पर कि वो फिर से वापस नहीं आएंगे अगले साल। वो लालू यादव जो कि परिवारवाद के खुद हिमायती हैं। निधि जी, मैं क्या कह रहा हूँ, मुझे थोड़ा सा अनइंटरप्टली मेरी 2-3 बातें रखनी दीजिए जो मोदी जी ने कही थी। तो मैं यही कह रहा हूं उनको, वो अगर कह रहे तो कथनी करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। पूरा बहुमत है उनके पास लोकसभा में, राज्यसभा में भी। वो जो परिवारवादी पार्टियां है, YSR, TDP, BRS और बीजू जनता दल, वो भी उनको मदद करती है। तो पहला अमेंडमेंट अभी ये लाए वो, अभी आने वाले अधिवेशन में संसद के, कि वहां परिवारवाद जो है, एक परिवार से एक ही आदमी राजनीति में रह सकेगा, दूसरा आदमी को राजनीति में आ नहीं पाएगा, ये अमेंडमेंट लाए। पहले जैसे मैंने कहा, वो सब सारे लोगों से वो नाता तोड़ दे तो कथनी और करनी का अंतर जो है वो खत्म हो जाएगा। रही बात, दूसरी बात भ्रष्टाचारियों की, तो उन्होंने ये कसम लेनी चाहिए थी लाल किले के प्राचीर से कि जिन पर भी हमने आरोप किया, सीधा तो एक भी नहीं हो पाया। 2G के जज को ये कहना पड़ा, मैं 7 साल 11 बजे 7 बजे तक बैठा रहा, एक भी आरोप जो है, एक भी चिट्ठा जो है वो एविडेंस का इन्होंने लाया नहीं है। ये तो जज ने कहा है खुद, और सब एक्विट हो गए। तो उन्होंने ये कहना चाहिए कि जितने भी भ्रष्टाचार के आरोप मैंने भ्रष्टाचार, मतलब आप ये कह रहे हैं अतुल लोंढे, आप ये कह रहे हैं कि आप परिवारवाद पर जो PM कह रहे हैं, उनको अपने एनडीए में परिवारवादी पार्टियां नहीं दिखती हैं। और जाहिर सी बात है, इंडिया में कुछ ऐसे दल है जिन पर ये आरोप लगता है। मैं चाहूंगा कि इस पर जफर इस्लाम जवाब दें, लेकिन उससे पहले मैं कुछ सुनाना चाहता हूं। मैं आ रहा हूं। अतुल भाई आप बोलिएगा, अभी समय है, मैं बोलिएगा, लेकिन पहले मैं कुछ यहाँ दिखाना चाहता हूं। स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 4 तस्वीरें दिखाते हैं। कैसे आज PM ने सुबह सबसे पहले राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी, फिर लाल किले की प्राचीर से 10वीं बार तिरंगा फहराया। PM मोदी ने 10 साल का हिसाब दिया और 1000 साल के सपने दिखाए, और जाते हुए वहां मौजूद बच्चों से मुलाकात की। और 3 कमिटमेंट जो उनके हैं, भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण, इनका अंत, इसके बारे में भी उन्होंने कहा। सीधे चलते हैं यहां पर जफर इस्लाम के पास। सैयद जफर इस्लाम, सवाल तो है ये, आपने 36-38 जो पार्टियां एनडीए में जो रखी हुई हैं आपके साथ जो हैं, उनमें बहुत सारी पार्टियां जिनमें दूसरी, तीसरी, चौथी पीढ़ी तक पार्टियां चला रही हैं, तो वहां परिवारवाद नहीं है? देखिए, तीन चार चीजें कहूंगा, पॉइंट कहूंगा बस। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपने पूरे उद्बोधन में जो जिक्र किया है कि देश कैसे ट्रांसफॉर्म हुआ है और पूरे सेक्शन ऑफ द सोसाइटी कैसे बेनिफिशियरी रही, कैसे जो है पॉवर्टी से निकल के 13.5 करोड़ लोग जो है, जो पॉवर्टी से निकल के अब न्यू मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के पार्ट बन गए हैं। कैसे जो है डेमोग्राफी जो डिविडेंड है, डेमोग्राफिक डिविडेंड जो हमारी जो इस पर डाइवर्सिटी है, और जो हमारा जफर भाई ये तो है, ये तो उनका भाषण में सुनाया, लेकिन परिवारवाद पर वो सवाल पूछ रहे हैं ना आपसे कि एनडीए में भी तो बहुत सारी पार्टियां जिनके ऊपर परिवारवाद का आरोप लगता है, उस पर जवाब नहीं दे रहे आप। मैं आ रहा हूं, उसी पर आ रहा हूं, रुकिए ना। तो ये सब जो है स्ट्रेंथ है, देश की स्ट्रेंथ है, तो उसके बारे में उन्होंने जिक्र किया और इसी के स्ट्रेंथ को आगे बढ़ाना है। और जो चीज नासूर की तरह देश को खा रही है वो है तुष्टीकरण, वो है परिवारवाद और वो है करप्शन।
नहीं, और उन्होंने खुलकर इस पर सफर बोला इस्लाम साहब, कि बहुत ये ही पूरे देश को सिंपल क्वेश्चन sensitize आपसे किया है। पूछा गया था इस दे- कि जो इस दे- एनडीए के एक- घटक हैं, क्या वहां अरे पर बस- परिवारवाद नहीं है? मैं आऊंगी मैं आपके सिंपली पास, जवाब दे- क्योंकि हमें प्रधानमंत्री मोदी की जो बड़ी बातें हैं वो भी दर्शकों को सुनवानी है। तो बहुत प्रिसाइज सवाल आपसे किया गया था, क्या एनडीए में परिवारवाद नहीं है, ये सवाल था। अब हम आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने जब 90 मिनट तक देश को संबोधित किया, उनकी स्पीच सामने आई और समारोह में आखिर में जो बच्चों के बीच भी वो गए, हमारी संवाददाता, हमारी सहयोगी ऋतु रोहिणी ने उन बच्चों से बातचीत की है कि उनके पास जब प्रधानमंत्री आए तो उन्होंने क्या कुछ पूछा, उनको कैसे क्या बातचीत की। बच्चों की बातचीत सुनिए। देश 77वां स्वतंत्र दिवस मना रहा है आज, और प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले पर तिरंगा लहराया। उसके बाद हमारे साथ इस वक्त देखिए तमाम बच्चे हैं जो उस वक्त लाल किले पे मौजूद थे, और इन बच्चों से ही सीधे बात करते हैं। कितने बजे आप लोग आए और कितना उत्साह था? हम जहाँ 6 बजे आ गए थे यहाँ पे हम, और हम घर स्कूल में हम यहाँ पे 5:30 5 बजे तक हम स्कूल में थे। क्या क्या देखा आपने लाल किले पे? लाल किले पे हमने सबसे पहले वहाँ जाके सब 21 तोपों की सलामी हमें बहुत अच्छी लगी। फिर उसके बाद जब झंडा फहराया गया तो उसमें जब मोदी जी ने भाषण दिया हमें और अच्छा लगा। G20 के बारे में बता रहे थे सब जने, और मोदी जी ने चंद्रयान के बारे में भी बताया, बता रहे थे। चंद्रयान की सफलता हुई वो 5 आज स्वतंत्रता दिवस है, ऐसे में कोई एक देशभक्ति गाना जो आप लोग सब मिलकर गा लो एक। हाँ, कौन सा गाना गाओगे? जल्दी गाओ। ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनके जरा याद करो कुर्बानी। हिंदुस्तान हमारा सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्तान हमारा सारे जहां से अच्छा। और प्रधानमंत्री मोदी ने ये कहा कि कोरोना के बाद जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो बदल चुका है, लेकिन तमाम चुनौतियों को पार कर भारत फिर भी आगे बढ़ रहा है, निरंतर बढ़ रहा है। आज देश में G20 समिट के मेहमान नवाजी का भारत को अवसर मिला है। अब पिछले 1 साल से हिंदुस्तान के हर कोने में जिस प्रकार से G20 के अनेक ऐसे आयोजन हुए, अनेक कार्यक्रम हुए हैं, उसने देश के सामान्य मानवी के सामर्थ्य को विश्व को परिचित करा दिया है, भारत की विविधता का परिचय कराया है, भारत की डायवर्सिटी को दुनिया अचंभे से देख रही है, और उसके कारण भारत के तरफ आकर्षण बढ़ा है, भारत को जानने की, समझने की इच्छा जगी है। उसी प्रकार से आप देखिए एक्सपोर्ट, आज भारत का एक्सपोर्ट के तेजी से बढ़ रहा है, और मैं कहना चाहता हूं दुनिया के एक्सपर्ट्स इन सारे मानदंडों के आधार पर कह रहे हैं कि अब भारत रुकने वाला नहीं है। दुनिया की कोई भी रेटिंग एजेंसी होगी वो भारत का गौरव कर रही है। कोरोना काल के बाद दुनिया एक नए सिरे से सोचने लगी, और मैं विश्वास से देख रहा हूं कि जिस प्रकार से द्वितीय महायुद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया ने एक नया वर्ल्ड ऑर्डर आकार लिया था, मैं साफ साफ देख रहा हूं कि कोरोना के बाद एक नया विश्व ऑर्डर, एक नया ग्लोबल ऑर्डर, एक नया जियोपॉलिटिकल इक्वेशन, ये बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। और 2014 से अब लाल किले पर तिरंगा फहराने की पीएम मोदी की 10 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। यह 10वां मौका था जब आज उन्होंने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराया, भाषण दिया। अब देखिए 2014 से सिलसिला शुरू हुआ, 2015, 2016, 2017, 2018, 19, 20, 21, 22 और आज का दिन 2023। और इन 10 तस्वीरों में जो सबसे खास बात है और एक बात जो सबसे कॉमन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिर पर बंधा वो साफा जो भारतीयता का प्रतीक है।
जो भारत की संस्कृति का प्रतीक है। कई बार अलग अलग रंगों के जरिए प्रधानमंत्री इस साफे को पहनते हैं और ये आप देखिए आज की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज उन्होंने राजस्थानी बांधनी प्रिंट का वो साफा अपने सिर पर बांधा हुआ है। वो तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये 10 तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लाल किले पर तिरंगा फहराने की। बिल्कुल, प्रधानमंत्री मोदी ने जब लाल किले से उपलब्धियां गिनाई तो कहा कि 9 साल में 13.5 करोड़ गरीब मिडिल क्लास में शामिल हो गए हैं। क्या कुछ कहा, प्रधानमंत्री मोदी को सुनाते हैं। कि आज 5 साल के मेरे कार्यकाल में 5 साल के कार्यकाल 5 साल में 13.5 करोड़ मेरे गरीब भाई बहन गरीबी की जंजीरों को तोड़ करके न्यू मिडिल क्लास के रूप में बाहर आए हैं। जीवन का इससे बड़ा कोई संतोष नहीं होता। मेरे प्यारे प्रिय परिवारजनों, और जब 13.5 करोड़ लोग गरीबी की इस मुसीबतों से बाहर निकलते हैं तो कैसी कैसी योजनाएं उनको मदद दी है। उनको आवास योजना का लाभ मिलना, पीएम स्वनिधि से 50,000 करोड़ रुपया रेहड़ी पटरी वालों तक पहुंचाया है। आने वाले दिनों में आने वाली विश्वकर्मा जयंती पर एक कार्यक्रम हम लागू करेंगे। इस विश्वकर्मा जयंती पर हम करीब 13-15 हजार करोड़ रुपया से जो परंपरागत कौशल्य से रहने वाले लोग, जो औजार से और अपने हाथ से काम करने वाला वर्ग है, ज्यादातर ओबीसी समुदाय से, हमारे सुथार हो, हमारे सोनार हो, हमारे राजमिस्त्री हो, हमारे कपड़े धोने वाले काम करने वाले लोग हो, हमारे बाल काटने वाले भाई बहन परिवार हो, ऐसे लोगों को एक नई ताकत देने के लिए हम आने वाले महीने में विश्वकर्मा जयंती पर विश्वकर्मा योजना लॉन्च करेंगे और करीब 13-15 हजार करोड़ से उसका प्रारंभ करेंगे। और कुछ और आज की तस्वीरें आपको दिखाते हैं हम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आज लाल किले के प्राचीर पर तिरंगा फहराने पहुंचे, उससे पहले वो बापू को श्रद्धांजलि देने गए। और आज पहली बार नहीं था, वो हर साल जब भी जाते हैं लाल किले पर तिरंगा फहराने, उससे पहले वो बापू को श्रद्धांजलि देने राजघाट जरूर जाते हैं। दिल्ली के राजघाट में बनी उनकी जो समाधि है उस पर पुष्पांजलि अर्पित करते हैं और उसके बाद फिर वो लाल किले जाते हैं। 2014 से लेकर 2023 तक की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 10 साल आप देख लीजिए कैसे वो राजघाट पहुंचे। तो बापू को श्रद्धांजलि की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार ये कोशिश की है। अलग अलग देशों में बापू की न केवल वहां पर उन्होंने प्रतिमाएं स्थापित करवाई हैं, बल्कि बापू के आदर्शों पर चलने की कई बार उन्होंने बातें भी कही हैं। और जो लेटेस्ट था वो जापान के हिरोशिमा में उन्होंने वहां पर जो वहां का जो शांति पार्क है, पीस पार्क है, वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी के प्रतिमा का अनावरण किया था। निधि, और श्रीनगर से आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, वहां पर तिरंगा फहराया गया है, वहीं से रिपोर्ट दिखाते हैं। देख सकते हैं दूर दूर तक आपकी नजर जाएगी तो आप देख सकते हैं लंबी कतारें जो है वो लोगों की बख्शी स्टेडियम के बाहर मौजूद है। और यहाँ पर जम्मू कश्मीर में मुख्य समारोह जो है इसी बख्शी स्टेडियम में होगा, जहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जो है मार्च पास से सलामी लेंगे और तिरंगा फहराएंगे। मुर्तज़ा मुझे फॉलो करते हुए आपको तस्वीरें दिखाएंगे तो आप देख सकते हैं दूर दूर तक नज़र जाएगी तो तमाम लोग जो है वो इन कतारों में मौजूद हैं। यहाँ पर अंदर इस जश्न आज़ादी में जो है शामिल होने के लिए, इसके लिए तमाम तैयारियां जो हैं लगातार कल से की गई थी और आज यहाँ आप देख सकते हैं कड़ी सुरक्षा के बीच ये समारोह किया जा रहा है। हालांकि सरकार और प्रशासन की तरफ से लोगों को ये अनुरोध किया गया था और उन्हें आमंत्रित किया गया था कि वो आज यहाँ बख्शी स्टेडियम आकर इस जश्न का हिस्सा बने। और यहाँ पर आप देख सकते हैं उसी अपील के चलते लंबी कतारें जो हैं बख्शी स्टेडियम के बाहर देखने को मिल रही हैं। ये बदलाव की तस्वीरें
कश्मीर घाटी के शहर श्रीनगर के बख्श स्टेडियम से देखने को मिल रही है। कहीं पर भी उस तरह के रेस्ट्रिक्शंस आज नहीं लगाए गए जो कि मामूल के तौर पर आज के दिन और आज के समारोह के लिए लगाई जा रही थी, क्योंकि जिस तरह आतंकी खतरे रहते थे उसके चलते। वंदे स्वाधीनता दिवस के पावन पर्व पे सभी दिल्ली वासियों को, सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले मैं उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को, लाखों लाखों करोड़ों लोग जिन्होंने किस्म किस्म की कुर्बानियां देके हमारे देश को आज़ाद कराया, उन सब लोगों को मैं दिल से नमन करता हूं। जिन लोगों ने देश आज़ाद होने के बाद, उन सभी जवानों ने, जिन लोगों ने बॉर्डर के ऊपर पिछले 76 साल देश की सुरक्षा की, देश की रक्षा की और अपनी जान की बाजी लगा के देश की रक्षा की, उन सब लोगों को मैं दिल से नमन करता हूं। जिन लोगों ने पिछले 76 साल में किस्म किस्म के क्षेत्रों में, अलग अलग क्षेत्रों में दुनिया भर में भारत का नाम रोशन किया, आज स्वाधीनता पर्व के अवसर पे मैं उन सब लोगों को नमन करता हूं। अभी कुछ दिन पहले हमारी प्यारी दिल्ली में प्राकृतिक आपदा आई थी, भीषण बाढ़ आई थी। यमुना का स्तर इतना बढ़ गया था जितना आज तक दिल्ली के इतिहास में कभी उतना यमुना का स्तर नहीं बढ़ा था। लेकिन सभी दिल्लीवासियों ने मिलकर दिल्ली सरकार के साथ, केंद्र सरकार की मदद से इस आपदा का सामना किया और मुझे खुशी है कि हम उस आपदा का सामना करने में सफल हुए। कुछ लोगों के घरों में क्षति हुई, उन लोगों का सामान नष्ट हो गया था। सरकार की तरफ से हम लोगों ने उन्हें हर संभव प्रयास, हर संभव सहायता देने की मदद की, कोशिश की। दोस्तों, आज स्वाधीनता दिवस का पर्व है, खुशी का मौका है, लेकिन मन का एक कोने में एक छोटी सी व्यथा है। आज मन व्यथित है। देश के कुछ हिस्सों के अंदर आज एक भाई दूसरे भाई से लड़ रहा है। मणिपुर जल रहा है। मणिपुर में एक समुदाय के लोग दूसरे समुदाय के लोगों से लड़ रहे हैं। मणिपुर में इस समुदाय के लोग उस समुदाय के लोगों को मार रहे हैं, उस समुदाय के लोग इस समुदाय के लोगों को मार रहे हैं। इस समुदाय के लोग उस समुदाय के लोगों के घर जला रहे हैं, दुकानें जला रहे हैं। उस समुदाय के लोग इस समुदाय के लोगों के घर और दुकानें जला रहे हैं। इस समुदाय के लोग उनकी महिलाओं के साथ गलत काम कर रहे हैं। उस समुदाय के लोग इस समुदाय के लोगों के महिलाओं के साथ गलत काम कर रहे हैं। फायदा किसका हो रहा है? दोनों समुदाय के लोग व्यथित हैं। मणिपुर जल रहा है, भाई भाई से लड़ रहा है। अभी तक जो लोग एक साथ शांति के साथ रहा करते थे वो आपस में लड़ रहे हैं। इधर हम हरियाणा में देखते हैं, यहां भी दो समुदाय आपस के अंदर लड़ रहे हैं। ये समुदाय उस समुदाय से लड़ रहा है, वो इससे लड़ रहा है। फायदा किसका हो रहा है? इस लड़ाई में किसका फायदा हो रहा है? हम 21वीं सदी में रह रहे हैं। ये साइंस का युग है, ये टेक्नोलॉजी का युग है। दुनिया कहीं की कहीं पहुंच गई और हम आपस में लड़ते रह गए। अगर हम आपस में लड़ेंगे
अगर भाई भाई से लड़ेगा तो भारत विश्व गुरु कैसे बनेगा?